हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हुई, तो नेटवर्क का इशू था, इस वजह से नहीं हुई। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेटा आप प्लीज मत करिए क्लास, है ना। ये चीज कह रहा हूं मैं। दूसरी चीज बेटा, मतलब कि ये इशू रहता है, जैसे कल क्या था, कल वाईफाई में नहीं था। तो अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूं तो मैं स्टूडियो जाके नहीं ले सकता हूं ना, कि मैं बाकी टीचर्स के साथ जाकर उन्हें भी इन्फेक्टेड करूं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए कल की क्लास कैंसिल हुई, क्योंकि वाईफाई का मेरा नेटवर्क नहीं था और अभी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी। इस वजह से इसको हमने लेट स्टार्ट किया। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मतलब अचानक से कहो कि यार सब कुछ एकदम वैसे ही चले जैसे हमने करा था। क्या आपकी लाइफ वैसी चली? नहीं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ा करो। मुझे मतलब असल में ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ स्पैमिंग आती है और कुछ आप करते ही नहीं हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो क्लास स्टार्ट नहीं हुई, फोन रखो सामने, वेट करो, क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, रिवाइज करना भाई। पुराना रिवाइज कर ले, जो कल पढ़ाया किया वो रिवाइज। बता जल्दी। ये तो तुम्हारी हैबिट है ना, कि घर में खाना 2 मिनट लेट मिला तो चिल्लाने लग गए, है ना, क्योंकि तुमने खुद तो बनाना नहीं है किसी को। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है स्पेशल, क्योंकि बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि टीचर भी एक इंसान होता है और उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नेटवर्क इशू हो सकता है अगर आपके साथ हो जाए, है ना। तो प्लीज 2 मिनट शांति रखा करो। आप इतना स्पैमिंग करते हो जो पसंद नहीं आता हमें, पता नहीं क्यों। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कम पढ़ाया जा रहा है आपको, तो प्लीज बताओ, फिर और पढ़ाते हैं, है ना। सुबह शाम पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाएंगे। हाँ, आप सोचो ध्यान से, आप किस तरह की, आपको 2 मिनट लेट हुआ, आप फोन रखो साइड में, रिवाइज करने लगो, जैसे स्टार्ट होगी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। पेशेंस रखो ना बेटा। हम्म। ये चीज समझो, इस चीज को, कि जैसे कल क्या हुआ था, वाईफाई खराब था। अगर मैं मान लो, नॉर्मली क्या होता है, सभी टीचर्स को है कि जो अपने होम स्टूडियो से लेते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है कि दे कैन गो टू द स्टूडियो। अगर मुझे पॉजिटिव हूं मैं, और मान लो अभी भी पॉजिटिव हूं, जैसे अभी तो होता है ना क्वारंटाइन पीरियड, तो क्या मैं स्टूडियो जाके ले सकता हूं? आप बताओ खुद से। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भी दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस रखा करो। हम्म। ठीक है। और वो बेटा, आप दूसरी चीज क्या है, ये बैच ड्रॉपर का बैच है, मतलब या जो बच्चे ये 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से करना चाहते हैं, उनका पूरा फोकस कंटेंट में होना चाहिए। सर क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, समझ आ रहा है, इस पे फोकस रखो। आप चैट में ये लिखो, सर ये नहीं आया, मुझे इसका डाउट है, वो आपके काम का बात हुआ, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को फिर से। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का लेक्चर है, हम लोग मोनरा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनरा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मोनरा के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके साथ ही हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पढ़ा था मैं वर्बली रिवाइज कर रहा हूं, तो बताओ मुझे कि आपको सारा समझ में आ रहा है। हमने आपको यह बताया था बेटा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको टोटल 3 किंगडम इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली है मोनरा, दूसरी प्रोटिस्टा, और थर्ड हमारे पास क्या हो सकती है, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ये 3 किंगडम हमें पढ़नी है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स और आपके पास माइकोरिजा और लाइकन, वो किसी भी किंगडम में नहीं आते, उन्हें भी इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जब भी हम मोनेरा वगैरह कुछ पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, वो उनका हैबिटाट कहां मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके बाद न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जैसी चीज भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ा सकते हैं। तो हमने आपको मोनेरा का हैबिटाट बता दिया था, हमने आपको उसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। मैंने कहा था शेप कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पिरिलम। मोस्ट कॉमन शेप इज बेसिलस। सबसे ज्यादा कॉमन शेप कौन सी होती है? बेसिलस होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था हैबिटाट सब जगह मिलते हैं, पर कुछ अनयूजुअल हैबिटाट भी हैं। अनयूजुअल मतलब कुछ अजीब जगह भी मिलते हैं वो, ठीक है, वो बता दी थी। उसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट जो पॉइंट पे बात करी थी, हमने उसका स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपको एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और टोटल उसमें 12 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, 12 पार्ट्स ड्रॉ किए थे, और उन सब की डिटेल हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रिशन इन मोनेरा पढ़ेंगे। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सारा है साइज, शेप, बैसिलस, विब्रियो, ये सारा हो गया, ठीक है। कोकस,
बैसिलस विब्रियो स्पिरिलियम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, ये हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं, हम मोनेरा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यदि आपने लास्ट क्लास नहीं दी है, लास्ट क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? अगर आपका बैकलॉग है तो ये आपकी जिम्मेदारी है पूरा करने की। कैसे करते हैं? जैसे एक मूवी हमने देखी थी जो आई थी, जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सी थी, जिसमें गांधी जी दिखते हैं मुन्ना भाई को। वो कहता है, वो सुसाइड करने जाता है, कहता है कि क्या करो आप, पैसे आप कैसे लौटाओगे अपने फादर के, आप सेविंग ज्यादा करो, बचत ज्यादा करो और खर्चे कम करो। तो अगर मैं आपसे वही चीज बोलूं, वो सिंपल लॉजिक है वो। ऐसे अगर आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है तो कैसे करोगे? टाइम वेस्टेज कम करो, है ना, यही था ना, टाइम वेस्टेज कम करो, टाइम बढ़ाओ पढ़ने का, और क्या करो, उसमें से टाइम सेव करके बैकलॉग पूरा करो। और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बता देगा आपको, ठीक है। इधर ध्यान दो आप। अब इधर देखो बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखो 12 स्ट्रक्चर के नाम लिख रहा हूं मैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला, उसके बाद हमारे पास मीजोजोम, ठीक है, क्रोमेटोफोर, है ना, उसके बाद प्लाज्मिड, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। 12 हैं ये, टोटल 12 के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 पढ़ लिए थे, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। मैं सेल मेम्ब्रेन से बताने जा रहा हूं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की होती है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, और सेल वॉल मेरे पास बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडो में चेन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लाइकन वर्ड का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ शुगर लाइक ग्लूकोज, उसको ग्लाइकन बोलते हैं। तो मेरे पास नैग और नैम का पॉलीमर था, उस पे 4 अमीनो एसिड जुड़े हुए थे और वो क्रॉस लिंकिंग बना रहे थे। क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट करता है पेनिसिलिन, इसलिए एज पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है, ठीक है। हाँ, एक कह रहा है एनसीईआरटी ओनली, बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, आज का फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ले रहे टॉपिक सेल मेम्ब्रेन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हाँ, चलिए आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हमें ये चीजें पढ़नी है, आपको मैंने लिख रखा ऑलरेडी। हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया है, सेल वॉल पढ़ लिया है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। तीनों को मिला के हम एक कॉमन नाम देते हैं, अगर आपको याद हो, दैट वाज सेल एनवलप। तो सेल एनवलप में मैं क्या पढ़ रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहा हूं। सेल एनवलप में मैं क्या पढ़ रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहा हूं। तो हमने सेल वॉल के बारे में पूरा पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर बताया था आपको, नैग और नैम, नैग और नैम अल्टरनेट लगे होते हैं, ये 4 अमीनो एसिड लगे होते हैं और इनकी क्रॉस लिंकिंग बनती है, ठीक है। इस तरीके की सेल वॉल बनती है। क्लियर है? ये हम पढ़ चुके थे। फिर मैंने ग्राम स्टेनिंग के बेस पे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बताया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जो स्टेन को रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होता है जो स्टेन को रिटेन नहीं करता। पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है, एनसीईआरटी लिखती है सेल एनवलप थिक होता है। क्लियर है? क्या थिक होता है? सेल एनवलप थिक होता है। क्लियर? ग्राम पॉजिटिव का सेल एनवलप थिक होता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक आ रही है समझ? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ, साउंड आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है बेटा, डाउट्स में नेक्स्ट क्लास से लेने स्टार्ट करूंगा आपके। अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाना। तो हमने बेटा आपको क्लियरली बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सारी की सारी वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की। जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। इधर देखें भाई सारे, ये मेरे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए।
इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। एक लिपिड है ये, दिस इज लिपिड, दिस इज लिपिड है बेटा, लिपिड है ये। इसमें ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। ये एक प्रकार का लिपिड है जिसे आप फॉस्फोलिपिड कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, फॉस्फोलिपिड। फोकस करो पूरा अपना, फॉस्फोलिपिड कहते हो। देखो बेटा, लिपिड वर्ड का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल, फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये मेरे पास एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है जो पानी को लविंग पार्ट है, और ये पानी को रिपेलिंग है। अगर मैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर बताऊं आपको तो ये कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आप में से सभी बच्चे को ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाउ दिस इज ग्लिसरॉल। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लिसरॉल का है। ध्यान दें, ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लिसरॉल का। फोकस करो बेटा, ये स्ट्रक्चर मेरे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। आपने सुना हुआ है ग्लिसरॉल, सब बच्चे ने सुना है कि नहीं, पता होना चाहिए आपको। दिस इज ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल पर इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पर फैटी एसिड जोड़ा जाता है। अगर आप सारे बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं अभी तक तो आपको पता होगा फैटी एसिड जो होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो आप यहां पर और यहां पर फैटी एसिड जोड़ते हो और इस वाली पोजीशन पर फॉस्फेट जोड़ते हो, इसीलिए इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यह स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का है। आप यहां पर फैटी एसिड जोड़ते हो। जिस बच्चे को नहीं पता ये देखो, फैटी एसिड इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको खुद पता है ये बात, ये एसिड ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। एसिड और अल्कोहल में ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो मैंने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है। देखो मैंने कैसे लिखना है, ऐसे। तो ये जो CH2 है इसके साथ मैंने ईस्टर बॉन्ड बना दिया फैटी एसिड का। ये लंबी चेन यहां बन गई, देख रहे हो, ये लंबी चेन यहां आ गई। ऐसे इसके साथ मैंने एक और बॉन्ड बना दिया। ये देखो बेटा सारे, इसके साथ एक और बॉन्ड बना दिया, ठीक है। हां ये देखो, ये बना दिया। और इसके साथ मैंने एक और बनाया ये। अब यहां पर मैंने फॉस्फेट लगा दिया है बेटा, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट लगा दिया। यहां पर भी OH होता है, ऐसे OH होता है, आपको पता है, फॉस्फेट लगा दिया है। अब इस वाले OH की जगह यहां पर मैंने X लिखा, ये X अलग अलग होता है। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। रिपीट करो, देखो ध्यान से, दिस इज ग्लिसरॉल। एक फैटी एसिड यहां जोड़ा, एक फैटी एसिड यहां जोड़ा, यहां फॉस्फेट जोड़ा, ये बनेगा फॉस्फोलिपिड। ये रेड वाला पार्ट ये है जो हाइड्रोफिलिक है, और फैटी एसिड की ये जो दो चेन है वो ये रही, ये वाटर रिपेलिंग होती है। तो हाइड्रोकार्बन चेन वाटर रिपेलिंग है, ये रही, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग है। क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है। मोहम्मद वसीम अहमद, आपको बेटा बैच नहीं पढ़ना चाहिए अगर आपको यह नहीं पता चैप्टर कौन सा चल रहा है। आप घूमते हुए आए हो। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसकी पहली किंगडम, क्लास स्टार्ट होती है, आप क्लास की स्टार्टिंग में नहीं आते। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मोनेरा। मोनेरा में सेल का डिटेल पढ़ा रहे हैं। सेल में 3 पार्ट हैं बाहर में। सबसे पहले सेल वॉल वो बता दी, फिर आप ग्लाइकोकैलिक्स वो बता दी, फिर सेल वॉल बता दी। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, तो क्या फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर नहीं देखेगा भाई? बता, जल्दी बता। तो ये देखना फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, उसमें कैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आता है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोफिलिक ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है। जो बच्चे, बेटा आप सोचो ध्यान से, आप ड्रॉपर के बच्चे हो, आपको बैच नहीं पता, आपको क्लास नहीं पता, आप जीवन में क्या करना चाह रहे हो? आपको तो ये होना चाहिए मुझे पता है लास्ट क्या पढ़ाया सर ने, हम कॉपी में रिवाइज करके बैठे हैं। फिर तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। क्यों बनना है भाई डॉक्टर? वहां तुझे पेशेंट नहीं पता होगा, अपना डिपार्टमेंट नहीं पता होगा, ना तुझे ये पता होगा कि मैं इंसान का डॉक्टर हूं कि जानवरों का डॉक्टर हूं, और तू फिर ऐसे स्टेथोस्कोप टांग के घूमता रहेगा दिन भर। ऐसे बनेगा डॉक्टर? तुम अपनी जिम्मेदारियां कब सीखोगे भाई? और उसमें भी चैट कर रहे हैं कुछ, तो बिना बात के चैट में लगे हुए हैं। चैट बंद कर दो बिना बात की, सिर्फ यस सर आ गया, समझ आ गया, डाउट लिखो।
इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैं बोलूं समझ आया, बताओ यस सर आ गया, नहीं आया तो बताओ, फिर बताएंगे। अब जैसे फॉस्फोलिपिड बचपन से सुनते आ रहे हैं, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक कैसे आता है? हाइड्रोकार्बन की चेन से। और यहां पर क्या आ गया? फॉस्फेट जोड़ दिया मैंने इस पोजीशन पर। देखो ग्लिसरॉल सुना है, 3 OH ग्रुप वाले कार्बन को, प्रोपेन को ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ग्लिसरॉल पे 2 फैटी एसिड जोड़ दिए और एक फॉस्फेट जोड़ दिया। मैंने X क्यों लिखा है? ये ग्रुप अलग अलग हो सकता है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इस पे चार्ज कैसे आया? इस पे चार्ज कैसे आया? ये देखो चार्ज कैसे आया। देखो भाई, ये वाला वाटर लविंग हो गया क्योंकि इसकी वजह से है, ठीक है। यहां पे जो फॉस्फेट आएगा, और ये हाइड्रोफोबिक हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है। हाँ, यहां पर X, मेरी बात सुनो, ये जो X है ना बेटा, ये X क्या होता है? ये X अलग अलग ग्रुप होता है अलग अलग फॉस्फोलिपिड में। एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड सिंगल कंपाउंड नहीं होता, फॉस्फोलिपिड ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें X वेरी करता है। आपके सिलेबस में X की जगह में एक ग्रुप लिखते हैं, उसे कोलिन कहते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड आप पढ़ते हो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझो, फॉस्फोलिपिड में ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, मैं ध्यान से, जब मैं पूछूं तब बताना, आपको डाउट होगा ना। सही है बेटा। हम लोग चैट देखो, आप समझो ध्यान से, हम भी इंसान है ना, चैट क्यों नहीं देखेंगे? फिर लाइव का क्या मतलब? बिना चैट देखे पढ़ाते हैं सारा। लाइव का क्या मतलब है? फिर आपकी चैट देख के आपको जो भी चीज नहीं समझ आएगी बताएंगे। तो फोकस करो जो समझा रहे हैं। अब आ जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर देखें ध्यान से, आपको क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, बिल्कुल फोकस करके सारा सुनो। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हमने, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं लिखूंगा वो नीट में भी आएगा, आपके एनसीईआरटी में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास कॉमन स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। कॉमन स्ट्रक्चर है या सिमिलर स्ट्रक्चर है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्लियर? कॉमन स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ये चीज समझ में आ रही है? कॉमन स्ट्रक्चर है या सिमिलर स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज आप ध्यान से सुने बेटा, दूसरी चीज क्या है कि मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर है। अब लिपिड की बाइलेयर का मतलब समझो, ये देखो ध्यान से, लिपिड की बाइलेयर है तो मेरे पास इस तरीके से, ध्यान दे बेटा, इस तरीके से एक लेयर ये होती है, इधर देखो सारे बच्चे, एक लेयर ये होती है, ऐसे ये सिंगल लेयर हो गई। ऐसी मेरे पास डबल लेयर होती है। डबल लेयर का मतलब ये देखो डबल लेयर हो गई, लिपिड की बाई लेयर है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है आपको, ठीक है। ये लिपिड की बाई लेयर है, ऐसे, सही है, लिपिड की बाई लेयर है। यहां पर पीछे जो मैंने बताया, मुझे बताओ क्या इसमें ईस्टर लिंकेज नहीं है? इसमें ईस्टर लिंकेज भी है बेटा ना। ईस्टर लिंकेज कैसे बनेगी? एसिड और अल्कोहल के बीच में, तो यहां पर दोनों में ईस्टर लिंकेज बनती है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लिपिड की बाई लेयर है जिसमें बाहर की तरफ, इस तरफ ये हाइड्रोफिलिक है, इस तरफ हाइड्रोफिलिक है, इस तरफ भी हाइड्रोफिलिक है, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है। आप देख रहे हो, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? हाइड्रोफोबिक है, ये ध्यान रखो। क्लियर है? तो बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक है, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है, ये क्लियर है? हां, यहां तक समझो। तो ये लिपिड की बाइलेयर है। जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि नेम वन स्ट्रक्चर जो सिमिलर है किसमें? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर स्ट्रक्चर के बारे में बताना आपने, तो वो कौन सा है मेरे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं बताओ? क्लियर है ये चीज? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा दिया बेटा? आपको ये पढ़ाया है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड कौन सा होता है? लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, जिसमें ग्लिसरॉल है
ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड होते हैं और वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ईस्टर लिंकेज, और एक हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट होता है, एक हमारे पास फॉस्फेट होता है। ये इसके स्ट्रक्चर की डिटेल आपको बता दी। इतना आपको पता होना चाहिए आगे पढ़ने के लिए। अब क्योंकि मैं जब आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आर्की बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ईस्टर लिंकेज की जगह ईथर लिंकेज होती है। तो आपको ईस्टर पता होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। दूसरा, उसमें बाइलेयर की जगह मोनोलेयर होती है आर्की बैक्टीरिया में, वो पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो फैटी एसिड है ना, उसमें वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या ब्रांचिंग होती है। जैसे मान लो ये हमने जो फैटी एसिड जोड़ा है, इसमें कोई कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में होता है। तो जब मैं आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो तीन डिफरेंस पढ़ाऊंगा उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। पहला, आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच चेन लिपिड होते हैं, ब्रांच चेन लिपिड मतलब फैटी एसिड में ब्रांचिंग होती है। व्हाट इज फैटी एसिड? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आर्की बैक्टीरिया में ईस्टर लिंकेज नहीं होता, ईथर लिंकेज होता है। दूसरा, ये दो बाइलेयर है, ये आपस में ऐसे जुड़ जाती है, उससे मोनोलेयर बनती है। तो इसीलिए मैंने ये बातें बताई। कोई बच्चा कहेगा सर क्यों बता रहे हो ये इसलिए बताई, जब आर्की बैक्टीरिया में वो बात लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए ना ईस्टर लिंकेज क्या है। ईस्टर किसके बीच में बनता है? एसिड और अल्कोहल के बीच में। इतना क्लियर है? हाँ या ना बताओ। ठीक है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ, क्लियर बेटा। अंदर फिल नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में, अट्रैक्शन में रहते हैं, कुछ फिल नहीं होता बीच में। ठीक है। सजीत को मजा नहीं आ रहा बेटा, शाबाश। आएगा मजा बेटा, जीवन में तेरे को जरूर आएगा। आ जाओ जरा, हमने क्या पढ़ लिया है, देखो भाई इधर आ जाओ। हमने क्या पढ़ लिया, सेल को नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। इसमें से 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए हमने। मैं 4 स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं आपको। सरफेस स्ट्रक्चर देख लो भाई, मैं इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, इन तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर मीजोजोम के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। और प्लीज एनसीईआरटी साथ के साथ देखते चलेंगे ताकि आपको सारा समझ आ रहा हो ये पता चले, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सरफेस स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनेंगे बेटा। बैक्टीरिया के सरफेस पे 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक मिलता है फ्लैजिला, जो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। एक मिलता है पिलाई और एक मिलता है फिम्ब्रियाई। ये 3 स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया मैंने ये बना दिया, देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया बना दिया। इसके फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है जो मैंने सबसे बड़ा पार्ट बनाया। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आपको पता है वो किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मूवमेंट, सेल को चलने में मदद करता है। मूवमेंट ऑफ सेल, मैं मूवमेंट लिखूं, लोकोमोशन लिखूं, सेम बात नहीं है, अलग अलग है। मेनली लोकोमोशन में हेल्प करता है ऑफ सेल। बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं बेटा। बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। इसको बोलते हैं हुक और इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और सेल के अंदर सिर्फ बेसल बॉडी लगी होती है, हुक बाहर होता है बेटा। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं, ये लिख दिया हमने तीनों पार्ट। ए हुक, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी क्या होती है? जो सेल के अंदर अटैच होती है। हुक इस पे लगा हुआ है, ये फिलामेंट है। तो बेसल बॉडी जो होगी वो सेल पे अटैच होती है। बेसल बॉडी क्या होगी? अटैच होगी सेल से। हुक दोनों को कनेक्ट करता है, फिलामेंट उसको अटैच टू सेल, है ना। हुक कनेक्शन करता है, हुक। और फिलामेंट मेरे पास लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? इसकी प्रोटीन पूछ सकता है, किस प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, ये किस प्रोटीन का बना हुआ बेटा? फ्लैजिलीन प्रोटीन का।
मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। ध्यान दे बेटा, ये कौन सी प्रोटीन होती है? फ्लैजिला बनाती है, बैक्टीरिया का, यूकैरियोट्स का नहीं, ठीक है, यूकैरियोट्स का नहीं, बैक्टीरिया का फ्लैजिला बनाती है। अब सुन लो ध्यान से, एक बार फोकस करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नीट में इस टॉपिक से फ्लैजिला से क्या क्वेश्चन आता है, नीट में फ्लैजिला से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? पहला, बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है। तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता? तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा? वो हमारे पास, मैं लिख रहा हूं उस बात को कि बैक्टीरिया में, देखो बेटा, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला। सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। समझ लो ध्यान से। तो कौन से बैक्टीरिया में होता है? क्लियर है, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, कौन से बैक्टीरिया में होता है मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, सुन ले ध्यान से बहुत ज्यादा। सही है, किसमें नहीं होता? देखो ध्यान से, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पूछेगा, उसमें हमेशा याद रखना जो मैं नाम आपको बता रहा हूं। पहला, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। दूसरा, कोकस और माइकोप्लाज्मा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो नॉन मोटाइल है। समझ लो इस चीज को बेटा, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि सेल के सरफेस पे एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका नाम फ्लैजिला है, जिसका नाम फ्लैजिला है। देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि यार हम अपनी बात को कुछ कहें, कोई हमें देखे, कोई सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चैट में इररिलेवेंट चीज लिखते हो और बच्चे उसको मान लो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका क्या फायदा हुआ? आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। अपने लिए पढ़ो, ध्यान से सुनो क्या पढ़ाया जा रहा है, तभी आपको आएगा, नहीं तो आएगा कुछ नहीं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी बात करूंगा तो मेरी बातें अच्छी लगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कहूं कि नहीं बेटा तू बनेगा डॉक्टर, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, पहले दिमाग में बिठा इस बात को। सारा सिलेबस ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास बैक्टीरिया के सेल पे एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे फ्लैजिला कहते हैं, काफी बड़ा होता है। वो सेल को मूव कराने में मदद करता है, सेल पानी में मूव करता है। फ्लैजिला किन ग्रुप्स में नहीं होता, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। ऐसे ही मेरे पास साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा, ये वो ग्रुप हैं जहां पर फ्लैजिला नहीं होता। दूसरा, एनसीईआरटी ने बोला है कि फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन वेरी करती है। मतलब हो सकता है फ्लैजिला यहां हो सकता है यहां पर एक फ्लैजिला हो सकता है 4 लगे हो। तो नंबर और पोजीशन फ्लैजिला की वेरी करती है, नंबर और पोजीशन। क्लियर है, नंबर और पोजीशन फ्लैजिला की क्या करती है? वेरी करती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है, नंबर और पोजीशन फ्लैजिला की क्या करती है? वेरी करती है। अब देखो जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, इधर देखो बेटा, फोकस करो। ये देखो, ये सेल है। अब यहां पर एक सिंगल फ्लैजिला है। फ्लैजिला के देख लो, नंबर और पोजीशन फ्लैजिला की क्या करती है? वेरी करती है। अब मुझे देखकर बताओ ध्यान से, यहां पर सिंगल फ्लैजिला है तो हम फ्लैजिला के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ट्राइकस। अब ये आपके एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर गए, क्यों? ताकि इस बात को जस्टिफाई कर सके। देखो, एनसीईआरटी ने यह बात लिखी है कि नंबर और पोजीशन वेरी करते, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। फ्लैजिला होना उसे ट्राइकस कहते हैं। तो यहां पर सिंगल फ्लैजिला है तो क्या लिख रहा हूं? मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, यहां पर 2 है दोनों तरफ, यहां भी 2 फ्लैजिला है तो 2 के लिए वर्ड लिखेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी वर्ड होता है ना, एम्फीबियन, वहां से ला रहे हैं। ट्राइकस शब्द का क्या मतलब है? फ्लैजिला। अब इधर देखो बेटा, अब यहां पर एक बंच, गुच्छा, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है दोनों तरफ, इसे कहेंगे लोफोट्राइकस। कुछ बुक में इसे सिफेलो लिखता है पर लोफो बोलते हैं। और इस वाले में देखो एक ही तरफ है, सिफेलो। क्या ये आएगा? मुश्किल है बेटा इसका आना।
इसमें से क्या आएगा वो बता रहा हूं। चारों तरफ फ्लैजिला लगा हो, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद करना है, ई कोलाई। जब मैं बोलता हूं कि ये याद करना, ये नहीं करना, ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर पेपर में आता भी है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं इसे। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन वेरी करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुम्हें ये टर्म्स ना भी पता हो चल जाएगा, लेकिन जो ई कोलाई होता है ना, बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, उसके चारों तरफ फ्लैजिला होता है, वो कर लो याद बस। और तुम्हारे सिलेबस में ए ट्राइकस है। ए ट्राइकस मतलब विदाउट फ्लैजिला। ए क्या होता है? विदाउट, विदाउट फ्लैजिला। क्लियर है बेटा? विदाउट फ्लैजिला। अब नोट करना है, किसी को नोट कर लो, जल्दी से बताओ आ गया कि नहीं। क्लियर है? हां, आपको नोट करना है, देखिए ध्यान से। 1 सेकंड लो, 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड लो और नोट कर लो। ठीक है, साथ के साथ लिखते चलो, समझते चलो, अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, उत्तम कुमार क्लास पे ध्यान दे बेटा। बेटा लिपिड बाइलेयर तो सेल बनाएगा ना, और कहां से आएगी? जो आपको बोल रहे हैं वही करो ध्यान से, उतना आएगा ना। विदाउट फ्लैजिला वाले याद करने हमने। यहां पे ध्यान दे लो। मोनो मतलब एक, एम्फी मतलब दोनों तरफ, लोफोट्राइकस। देखो बहुत सारी कोचिंग्स में इसके एग्जांपल्स भी लिखवाते हैं, और वो नहीं करने हमने। हमने सिर्फ किसका करना है? पेरीट्राइकस का एक। या हमने किसके एग्जांपल याद करने? ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजिला, जो हमने पीछे लिखे। क्लियर है? इससे आपका डाटा बल्कि नहीं होगा। मैं डाटा भी कम करता हूं ताकि वो चीज याद ना करनी पड़े जो काम की नहीं है। हां चलिए आगे आ जाओ। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? पिलाई और फिम्ब्रियाई की। देखो अब इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले। दिस इज पिलाई और फिम्ब्रियाई, इसकी बात कर लेते हैं। हां, लोफोट्राइकस स्पिरिलियम है, बिल्कुल ट्रू। लोफोट्राइकस आपका स्पिरिलियम है, करना चाहो कर लो, पर आपको मतलब कम चांसेस हैं पूछने के। चलो लिख देते हैं। आप याद करो, हमने जब स्पिरिलियम बनाया था ऐसे, इस पे इधर इधर फ्लैजिला बनाए थे ऐसे, तो ये स्पिरिलियम इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। देखो ध्यान से बेटा, पिलाई और फिम्ब्रियाई आपको दिख रहा है। पिलाई थोड़े बड़े बनाए हैं, फिम्ब्रियाई छोटे बनाए हैं। पिलाई फिम्ब्रियाई फ्लैजिला में से सबसे बड़ा कौन सा होता है? फ्लैजिला। तो अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग देखूं तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फ्लैजिला होता है, सबसे उसके बाद पिलाई होती है, और उसके बाद फिम्ब्रियाई होती है। ठीक है, सही। साइज के हिसाब से पिलाई की शेप देखो ऐसी है, ऐसी इस तरह की शेप है। तो पिलाई की जो शेप है उसे कहते हैं ट्यूबुलर, ट्यूब शेप की है। इसकी जो शेप है, जैसे ब्रश करते हैं ना, ब्रिशल शेप है। कैसी शेप है? ब्रिशल शेप। ठीक है, शेप कैसी है? यहां पर कैसी शेप है? यहां पर शेप है ट्यूबुलर, और यहां पर ब्रिसल, ब्रिसल जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, उनके जैसी। ये लेस इन नंबर होता है। ये क्या होता है? लेस इन नंबर। ये क्या होता है? मोर इन नंबर। यहां पर क्वेश्चन आया था नीट में, जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो नीट में आई थी। ये था कि फिम्ब्रियाई जो होता है बेटा, इट इज फॉर अटैचमेंट। अगर बैक्टीरिया को कहीं अटैच करना है, अगर बैक्टीरिया को कहीं अटैच करना है, उसके लिए था ये। तो आपके पास ध्यान देंगे, ये बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया, इस पे ये फिम्ब्रियाई है। इसकी मदद से किसी पत्थर पे, रॉक पर, या किसी होस्ट पर, होस्ट मतलब किसी को अटैक कर रहा हो, उस पर अटैचमेंट में काम करता है। ये फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में काम करता है। पिलाई क्या होता है बेटा? उसका स्पेशल फंक्शन होता है। स्पेशल फंक्शन लाइक रिप्रोडक्शन। किसमें मदद करता है? रिप्रोडक्शन में, इसमें मदद कर सकता है। और ये एनसीईआरटी लिखती है मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब वो स्पेशल प्रोटीन क्या है? पिलीन। स्पेशल प्रोटीन का क्या नाम है? पिलीन नाम है। पिलीन, क्या नाम है? पिलीन। तो स्पेशल प्रोटीन कौन सी है? पिलीन। नाम नहीं दे रखा एनसीईआरटी ने।
और ये किसमें मदद करता है? अटैचमेंट में। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अटैचमेंट में मदद करता है। फिम्ब्रियाई ज्यादा होते हैं नंबर में, छोटे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मोर इन नंबर स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? फ्लैजिला। क्या आपको क्लियर है? तो मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो अब यहां पर कुछ सवाल ये उठते हैं कि मैक्सिमम सेल में फिम्ब्रियाई मिल जाते हैं, पिलाई ग्राम नेगेटिव में मिलता है और उसका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में मदद करते हैं, किसी सरफेस पे अटैच होने में मदद करते हैं बैक्टीरिया की। क्लियर है? तो 3 सरफेस स्ट्रक्चर हैं, एक फ्लैजिला, एक पिलाई और एक फिम्ब्रियाई। क्या आपको क्लियर है ये वाले? बताओ बेटा। फिम्ब्रियाई एक जनरल वर्ड है। फिम्ब्रियाई इज लाइक ऐसा, इस तरीके का कुछ। तो ये ऐसा ही नहीं है, हाँ ना, वहीं से ला रहे हैं। ओवरी में होता है, एक बच्चे ने लिखा ट्रू, है ना। वहां पर क्या था याद करो, ओवरी वाले में जब पढ़ा था आपने तो इस तरीके से था ना फिम्ब्रियाई, ऐसा कुछ। देख रहे हो? देखने में वैसा ही लग रहा है। हाँ ठीक है, चलिए एक बार हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 3 से 4 मिनट एनसीईआरटी देखेंगे, 2 मिनट, और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा हमारे पास एनसीईआरटी भी देखना। आ जाओ, हमने बात करी थी इन चीजों की। ठीक है, आ जाओ एनसीईआरटी देखेंगे, ताकि आपको एक एक चीज बेटा, देखो एनसीईआरटी भी करानी है हमने साथ में आपको। और जो वर्ड्स होते हैं, कई बार देखो मुझे क्या मिलता है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मतलब नहीं समझ पाते कुछ वर्ड्स के, तो वो भी आपको साथ के साथ समझाने हमने। आ जाओ जल्दी देखो। देखो हम सेल एनवलप की बात कर रहे हैं और उसकी मॉडिफिकेशन की। सबसे पहले मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स। ना व्हाई इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स? क्योंकि 3 पार्ट हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये कार्बोहाइड्रेट है मॉडिफाई, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और ये लिपिड है। तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड, पास पास लगी हुई 3 लेयर है। तीनों लेयर का काम प्रोटेक्शन हो सकता है, पर अलग अलग काम भी है। देखो 3 लेयर स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, और तीसरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दो ईच लेयर ऑफ सेल एनवलप, देख रहे हो, ईच लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ईच लेयर ऑफ सेल एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक का काम अलग अलग है। ग्लाइकोकैलिक्स का अलग काम है, सेल वॉल का अलग है, और इसका अलग है सेल मेम्ब्रेन का। दे एक्ट टुगेदर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तीनों मिलकर प्रोटेक्शन का काम तो कर रहे हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन, मैं बार बार आपको बोल रहा था, एनसीईआरटी लिखती है सेल एनवलप, और हम पढ़ते हैं डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ सेल वॉल भी, एंड मैनर, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टेनिंग को, स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर है? दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड देन इज अनदर इज ग्राम नेगेटिव। तो जो स्टेन लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो स्टेन नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो देखो किस बेस पे किया, पहला वो उसकी मोटाई कितनी है, दूसरा वो स्टेन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको बता रखा है ये। आ जाओ ग्लाइकोकैलिक्स, ध्यान देंगे बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स ध्यान देंगे। देखो ग्लाइकोकैलिक्स इन कंपोजिशन में अलग अलग है, थिकनेस में, देख रहे हो, थिकनेस और कंपोजिशन में अलग अलग होगा। अगर वो लूज सीथ है तो स्लाइम लेयर कहेंगे, और अगर वो थिक और टफ होगी तो उसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, क्लियर है, सही है। दूसरा सेल वॉल क्या है बेटा, शेप देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, सपोर्ट देगा, फटने से बचाएगा सेल को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिव परमिएबल। दिस मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन नीट में आया था, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू, स्ट्रक्चरली सिमिलर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, लिपिड बाइलेयर, यूकैरियोट से मैच करती है, लिपिड बाइलेयर है। किसकी है, लिपिड की बाइलेयर है। क्या क्लियर हुआ, बताओ। हां, एक कह रहा है सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो भाई, अगर अभी भी नहीं समझ में आया सुन ध्यान से, मैं मोनेरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं,
ये क्लास 11th के 8 चैप्टर में से मुझे बता, मैं तुझे कहूंगा साइनोबैक्टीरिया में मीजोजोम नहीं होते। फिर तू सबसे पहले पूछेगा सर मीजोजोम क्या होते हैं। इसके लिए मुझे पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा देना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया के सेल की डिटेल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी तो मीजोजोम सिखाऊंगा। ठीक है? हां बेटा, पिलाई जो होता है वो सारे सेल्स पे नहीं होता, बहुत कम सेल्स पे होता है, और पिलाई का स्पेशल रोल होता है, और वो एक अलग प्रोटीन का बना हुआ है जिसे पिलीन कहते हैं, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। हां ठीक है। कौन सी चीज मैंने छोड़ी आपके नोट्स में, मुझे बताना जरा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन था नीट में, ये वाला। मुझे ये भी पता आपका कोई। और दूसरा, लूज शीत होती है, अटैचमेंट में काम करती है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है? हां, आगे आ जाओ। ये देखो, ये आओ, देखो, इस पे आओ आप। देखो, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये मोटाइल नॉन मोटाइल कैसे डिसाइड करते हैं? फ्लैजिला की वजह से। नॉन मोटाइल के एग्जांपल बताओ, अभी बताओ नॉन मोटाइल के एग्जांपल। साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा। याद हो रहा है? याद करना है। दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, पतली सी लेब, मतलब धागे जैसा होता है, उसे फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो, देखो ये लिखा हुआ, बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट। मैंने कहा ना, नंबर वेरी करता है और उसकी पोजीशन, अरेंजमेंट वेरी करती है। बैक्टीरिया फ्लैजिलम के 3 पार्ट हैं। देखो, फ्लैजिलम वर्ड का मतलब होता है सिंगुलर, एक। प्लूरल को फ्लैजिला कहते हैं, बहुत सारे फ्लैजिलम को फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिलम इज 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, ये हमने बताया था, सबसे बड़ा पार्ट ये है। ठीक है? एक्सटेंड फ्रॉम द सेल्फ सरफेस, सेल के बाहर आपको दिखेगा। ठीक है? बिसाइड फ्लैजिला पिलाई और फिम्ब्रियाई भी होते हैं। पिलाई कैसी शेप के हैं? ट्यूबुलर। ठीक है? और किसके बने हैं? स्पेशल प्रोटीन। क्या मैंने आपको स्पेशल प्रोटीन का नाम बताया है? क्या मैंने आपको स्पेशल प्रोटीन का नाम बताया? पिलिन। फिम्ब्रियाई कैसे है? ब्रिशल शेप। ठीक है? स्प्राउटिंग का मतलब होता है सेल के बाहर ऐसा लग रहा है धागे जैसे बाहर आ रहे हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैचमेंट। मैंने कहा ना, फिम्ब्रियाई किस में मदद करते हैं? अटैचमेंट। किस पे? रॉक पे, या किस पे? होस्ट पे। क्या आपने रॉक और होस्ट नहीं लिखा नोट्स में? क्या नहीं पढ़ाया? बल्कि जहां पर जरूरत हुई थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा बताते चले गए, ताकि आपके नोट्स बढ़िया बने, है ना? क्या नहीं पढ़ा आपने? इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़नी है ठीक से। आपके नोट्स में कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके नोट्स में सारा है। हम इसलिए एनसीईआरटी बोलते हैं, ताकि आप देखो जरा ये क्या लिखा है मैंने। रॉक और होस्ट, अटैचमेंट, ब्रिशल शेप, पिलीन, लेस इन नंबर, ट्यूबुलर। खत्म कहानी। ठीक है? ठीक। और फिर क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं ना कि नोट्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे ही। क्यों नहीं आएंगे? आ जाओ भाई। हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कौन सा पढ़ेंगे अब? देख लो भाई, तुम्हारी को ये 3 आ गए। अब ये 3 और हो गए। अगला चलो, ये भी हो गए तीनों। ये बताओ, ये 3 हो गए, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई। अब पढ़ते हैं मीजोजोम्स के बारे में। चलो इसको उठाते हैं, मीजोजोम्स को उठाते हैं। ध्यान से देखो, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना। ए ट्राइकस का मतलब होता है विदाउट फ्लैजिला। कह रहा फिम्ब्रियाई और फाइबर। हाँ हाँ बेटा, मैं हल्का, देख मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
मेरा अप्रोच क्या है देखो पढ़ाने का। देखो दो तरह की अप्रोच होती है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शायद आप समझ पाओ मेरी बात। ये एनसीईआरटी है, मैं ये पढ़ा रहा होता हूं इतना, तो ये तो 100% आएगा। ये क्या होते हैं, ये कुछ पीवाईक्यू होते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बस। बहुत सारी जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, ये या ये, उससे क्या होता है, ये बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है फिर। ये गड़बड़ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हल्का सा भी बाहर जाए वो जाए जो पीवाईक्यू इंक्लूड हो। अब यहां पे तो ये छूट गया, ये छूट भी गया, है ना, सही है। चलो आ जाओ, इसे एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच कह रहे हैं। हां ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पास ध्यान सुनो, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, मेरी बात समझना ध्यान से। बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनल समझ में आता है, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन लेयर एक होती है। बैक्टीरिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता बैक्टीरिया में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया में एब्सेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। तो सारी जिम्मेदारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आ जाती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो दिस इज सेल वॉल, जो रिजिड सेल वॉल है, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की आ जाती है, जो भी एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है, सुनना ध्यान से, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है कि मेरे पास सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है। किसकी तरफ फोल्ड होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होकर कुछ एक्स्ट्रा काम करती है। मैं आपसे कुछ एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। जब आप डाइजेशन पढ़ रहे थे या आपने एक्सक्रीशन पढ़ा, आपने सेल के सरफेस पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पढ़े जिसे माइक्रोविलाई कहते थे। माइक्रोविलाई इज नथिंग बट टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि काम बढ़ा सके। ऐसे ही आपने डाइजेशन में पढ़ा था, याद करो, डाइजेशन में आपने विलाई पढ़े थे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें एक्स्ट्रा काम करवाना है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। इस स्ट्रक्चर को मीजोजोम कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो मीजोजोम क्या होता है बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। क्या बढ़ाना है, सरफेस एरिया, ताकि कुछ एक्स्ट्रा काम कराने हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो कुछ रेस्पिरेशन के एंजाइम, भाई काफी सारे तो साइटोप्लाज्म में होंगे ग्लाइकोलिसिस वाले, पर कुछ रेस्पिरेशन के एंजाइम मुझे मीजोजोम पे लगाने पड़ते हैं। ये बात समझ में आई। उसके अलावा मीजोजोम जो होता है वो चीजों को बाहर थ्रो करने में मदद करता है, मतलब चीजें मान लो सेल ने बनाई और उसको बाहर रिलीज करनी है, उसमें हेल्प करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे मीजोजोम डिफाइन करके दिखाओ, व्हाट इज मीजोजोम, मीजोजोम, तो मीजोजोम क्या है, हम लिख सकते हैं मीजोजोम्स आर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मीजोजोम्स आर इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड, इनफोल्डिंग और इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग है। दूसरा पॉइंट यह है, यह क्या होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां देखो, यह देखना भाई, एक मीजोजोम ऐसा बना छोटा सा, एक थोड़ा और ऐसा बना, और एक हमारे पास इस तरीके का बन गया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने वेसिकल बोल दिया, इसको हमने ट्यूब्यूल बोल दिया, सॉरी इसको हमने क्या बोल दिया, इस वाले को लेमिली बोल दिया। ये नाम रख दिए मैंने, ऐसे नाम मैं गोल्जी और ईआर में रखता हूं, और इसको मैंने ट्यूब्यूल बोल दिया। अगर आप ध्यान से देखो, इसका कम सरफेस एरिया है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका और ज्यादा है,
तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग है और जरूरत के हिसाब से अलग अलग शेप बनाता है। जितना ज्यादा उसको सरफेस एरिया चाहिए होगा उतना ज्यादा। अब ये बैक्टीरिया मीजोजोम क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनल नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन लगा हो। जैसे याद करो, आपने कभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वहां क्रिस्टे होते हैं जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है किसकी? इनर मेम्ब्रेन की। तो कहीं ना कहीं मीजोजोम को ऑर्गेनल का काम करना पड़ रहा है और वो जिम्मेदारी किस पर आई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो अगर आपसे कोई कहे शेप बता दो मीजोजोम की, तो शेप ऑफ मीजोजोम क्या है बेटा? शेप ऑफ मीजोजोम है, पहला वेसिकल, दूसरा लेमिली, तीसरा ट्यूब्यूल। ये मेरे पास शेप हो गई। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि रोल क्या है मीजोजोम का। ये इंपॉर्टेंट है, रोल समझाना पड़ेगा आपको। रोल ऑफ मीजोजोम पहले मैं यहां लिख रहा हूं और फिर आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है? मीजोजोम्स का रोल क्या है, इसको हम समझाने जा रहे हैं। क्या मीजोजोम यूकैरियोट्स में होता है? जरूरत नहीं है, वहां ऑर्गेनल्स होती हैं जो ये काम कर लेती हैं, ठीक है? पहला रोल मैं लिख रहा हूं सेल वॉल फॉर्मेशन में। अभी समझाऊंगा एक एक रोल को। चलो पहले मैं समझाता हूं फिर आपको लिखता हूं यहां पे। देखो, ध्यान देना बेटा। देखो, मेरे पास ये बैक्टीरिया का सेल है, ये उसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है जिसने मीजोजोम बना दिया ऐसे, ठीक है? काफी सारे मीजोजोम ऐसे होते हैं जिसपे एंजाइम लगे रहते हैं रेस्पिरेशन के ऐसे। तो मेरे को यह चीज समझ में आनी चाहिए कि एक बार नीट में या पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम को लगाया गया है किस पे? मीजोजोम पर। क्या ये ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है? नहीं, ये उसके आगे के प्रोसेस के हो सकते हैं। कौन से प्रोसेस के, ये आपके काम का नहीं है फिलहाल तो, पर ये हम बोलते हैं कई बार कि मीजोजोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोट्स का, मतलब रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो मीजोजोम पे मैंने रेस्पिरेशन के एंजाइम लगा दिए। दूसरा पॉइंट, मान लो मुझे कोई चीज बाहर फेंकनी है, ये कोई केमिकल बाहर फेंकना या सेल वॉल के लिए देना। ये सेल वॉल है मान लो, ग्रीन का मतलब सेलुलोज मत समझने लगना। तो मीजोजोम की मदद से, ध्यान देंगे बेटा, मेरे पास यहां मीजोजोम है, देखो इधर मेरे पास ये मीजोजोम है, ये मुझे कोई चीज बाहर फेंकनी है, ये इसको बाहर थ्रो करना है। तो ये किसकी मदद से थ्रो होगा? मीजोजोम की मदद से। किसकी मदद से थ्रो होगा? मीजोजोम की मदद से। ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे ये बाहर चला जाएगा, इस तरीके से ऐसे ये बाहर चला जाएगा। तो मीजोजोम किसी चीज को बाहर थ्रो करने में हेल्प करता है। बाहर थ्रो करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ऐसे मीजोजोम कैसे काम करेगा? देखो, ये मेरे पास मीजोजोम है, इसने क्या किया? इस चीज को बाहर इधर की तरफ थ्रो करने में इस तरीके से इसने मदद करी। क्या ये क्लियर है? ये चीज को इधर थ्रो करने में किसने मदद करी? मीजोजोम ने। तो मैं दो रोल बता चुका हूं। पहला, मीजोजोम किस में मदद करता है? पहला, रेस्पिरेशन में। दूसरा रोल जो मीजोजोम करता है वो करता है किसमें? कि कोई चीज बाहर फेंकनी है, जिसे सिक्रीशन कहते हैं, उसमें मदद करता है। तीसरा काम क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ये सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होती है बेटा? सेल ने अपने अंदर से बाहर केमिकल रिलीज किए होते हैं। समझो मेरी बात, समझो। जैसे मान लो हमारे को बॉडी के ऊपर कुछ हार्ड चीज लगानी है तो बॉडी से बाहर आ रही है, ऐसे ही ये सेल है, ये सेल है, इसने केमिकल बाहर रिलीज कर रहे हैं सेल वॉल बनाने के लिए। तो उसके लिए वो केमिकल किसके थ्रू होके जाते? मीजोजोम के थ्रू। आया समझ? दोबारा बताऊं, बोलो बेटा, समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग है, इनवेजिनेशन है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसकी तीन शेप है, वेसिकल, लेमिली, ट्यूब्यूल। मीजोजोम किस में मदद करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में। सेल वॉल कैसे बनाएगा भाई? सेल वॉल क्या होती है? एक तरीके की डिपोजिशन होती है, तो अंदर से केमिकल बाहर फेंकना पड़ेगा ये। दूसरा, मदद करता है सिक्रीशन में। सिक्रीशन में
तीसरी मदद करता है बेटा मेरे पास सिक्रीशन के बाद, हमने लिखा रेस्पिरेशन में। एक बार ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको कि एक स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, रेस्पिरेशन में। एक बार और बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होता है। असल में मेरे को यहां पर एक और बनाना था, तो देखो जरा ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखो, इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये मान लो मीजोजोम है, ध्यान से समझना, ये मीजोजोम है। पहला मान लो ये केमिकल है जो सेल वॉल बनाता है, तो इसको अगर मुझे बाहर थ्रो करना है तो वो कैसे जाएगा? आपने पढ़ा है कुछ ऐसा वेसिकल टाइप की चीज बन सकती है ऐसे। तो ये जो केमिकल को बाहर थ्रो करना है वो इस तरीके से जाएगा। ये मीजोजोम क्या करेगा? इसको इस तरीके से करके यहां पर इसको बाहर थ्रो कर देगा। बाहर कैसे थ्रो करेगा? ये देखो, ये मीजोजोम क्या कर देगा? इस तरीके से बना देगा, इस तरीके से ऐसे ओपन हो जाएगा और इसको बाहर थ्रो करेगा। जैसे हम यहां पे दिखा रहे हैं ना, देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, इसको यहां से ऐसे बाहर थ्रो करेगा। तो अगर वो बाहर चला जाएगा तो उसे सिक्रीशन कह रहे हैं। और वो हो सकता है केमिकल जो है, जो मैंने बाहर थ्रो किया, ये जो केमिकल मैंने बाहर थ्रो किया वो सेल वॉल का पार्ट बन जाए, यहां लग जाए ऐसे, तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। इसके अलावा मेरे पास यहां पर एंजाइम लगे रहते हैं। तो सिक्रीशन का मतलब, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है ना बेटा, दिस इज मेम्ब्रेन, तो ये बाहर चीजों को रिलीज करने में मदद करेगी, जिसे सिक्रीशन कहते हैं। तो सिक्रीशन ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं से होगा, वहां से होगा जहां मेरे पास मीजोजोम है। तो चीज को मैंने मीजोजोम ऐसे फोल्ड कर गया, उसने बाहर ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये कर दिया इसने। उसके बाद ये एंजाइम लगे हुए हैं इस पर ताकि रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो सेल वॉल, ये सेल वॉल को बनाने के लिए इसने काम किया। अब ये देखो जरा जी, ये समझो, अब ये वाला समझो, ये देखो, अब ये देखो, ये एक सेल है, ये इस तरीके का सेल है, ध्यान से देखना बेटा, ये मीजोजोम बना रखा है मैंने ऐसे, और ये एक सेल बना रखा है। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये सेल है। अब मुझे सोच के बताओ, ध्यान सुने, आपने एक स्ट्रक्चर सुना है, बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, इस बैक्टीरिया के डीएनए को, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। और वो किससे अटैच होता है? वो अटैच होता है किससे? अटैच टू मीजोजोम, अटैच टू मीजोजोम। ठीक है, किससे अटैच होता है? मीजोजोम से अटैच होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। तो मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास क्या है? अटैच होता है किससे? मीजोजोम से। कौन अटैच होता है? ये देखो, ये मीजोजोम है। इस मीजोजोम से क्या अटैच है? बैक्टीरिया का डीएनए अटैच है, ये रहा, ये मीजोजोम से अटैच है। अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करने वाला होता है तो वो जो आपके मीजोजोम भी ऐसे डिवाइड होते हैं ऐसे, और उस पर मेरे पास क्या है? ये देखो, ये दो न्यूक्लियोइड बन जाते हैं। उसके बाद ये मीजोजोम एक दूसरे से दूर जाते हैं इस तरीके से। तो मेरे पास क्या होगा? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एक न्यूक्लियोइड यहां लग गया और एक न्यूक्लियोइड यहां लग। मेरी बात समझो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि मीजोजोम का एक रोल क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। सॉरी, इस डीएनए को डिवाइड कर दिया, देख रहे हो, इस डीएनए को एक न्यूक्लियोइड से दो न्यूक्लियोइड बनाने में मदद करी है किसने? इस मीजोजोम ने। फिर ये मीजोजोम डिवाइड होके दो हो गए, एक इधर आ गया, थोड़ा आगे इधर हो गया। अब यहां से मेरे पास दो सेल बन जाएंगे। ये कितने सेल बन जाएंगे? दो। तो मैं यहां पर आपको क्लियर समझा रहा हूं कि मीजोजोम से न्यूक्लियोइड अटैच है, तो इस न्यूक्लियोइड की डिवीजन में और फाइनली दो सेल डिवाइड करने में न्यूक्लियोइड की डिवीजन और सेल डिवीजन में मदद करता है।
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मीजोजोम किसमें हेल्प करता है, देख लो। मीजोजोम हेल्प करता है किसमें, थर्ड फोर्थ डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब न्यूक्लियोइड की डिवीजन में। बैक्टीरिया का डीएनए क्या है, न्यूक्लियोइड है, उसकी डिवीजन में। और फिफ्थ सेल डिवीजन में, इसमें मदद करता है मीजोजोम। ये आपको मीजोजोम की इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है जो नीट में आएगी। समझाने के लिए मैंने क्या समझाया कि एंजाइम लगे होते हैं, कोई चीज बाहर फेंकनी है, सेल वॉल बनानी है, इस न्यूक्लियोइड को डिवाइड कराना और फिर सेल को डिवाइड कराना है। क्या ये क्लियर है? बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर यूकैरियोट का पढ़ना है बेटा, प्रोकैरियोट का नहीं पढ़ना। आपने एक आपके कोचिंग में बैक्टीरिया के फ्लैजिला में रिंग पढ़ाई जाती है, एस रिंग, एम ऐसे करके, नहीं पढ़नी। रिटर्न ले लो मेरे से, नहीं आएगा, ठीक है। आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि डिफरेंस कहां आता है टीचर्स में। डिफरेंस बेटा बेसिकली एक्सपीरियंस में आता है। आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, वहां पर इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, वो क्या आप सारी याद रख पाओगे? नहीं। तो आप याद वो रखो ना जो आपको आएगा। जो मैंने पिछले पेज पे लिखवाया, इसी से क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू कराऊंगा कल के लेक्चर के साथ, तो मोनेरा के, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। हाँ सर वही आता है, ठीक है। डॉक्टर हसन, आप पहले तो डॉक्टर हटा लो, आप डॉक्टर तो बन ही नहीं सकते लाइफ में कभी, ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, क्योंकि आप बिना बात के चैट कर रहे हो, है ना। हाँ, अब मान लो ऑपरेशन थिएटर में हो और अपने बगल वाले डॉक्टर से चैट कर रहे हो, आज हम पिज्जा खाने चलें, इतने में पेशेंट निपट लेगा, और फिर पेशेंट के जो साथ वाले हो बहुत मतलब पीटेंगे या कूटेंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। तो जो आप काम करते हो लाइफ में, अगर आप उसमें फोकस नहीं हो तो आप कुछ नहीं बन सकते, है ना। क्लियर है बेटा? हम्म। पता नहीं क्यों लेते हो बैच यार, नहीं पढ़ना मत लिया करो ना। भीड़ थोड़ी करनी है पीडब्ल्यू पे, मैं डॉक्टर बनाने यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? आओ जरा, एनसीईआरटी को घूरेंगे, एनसीईआरटी चमकाएंगे। मास्टर मेहनत कर रहा है यहां, अलग ही लेवल पे खेल रहा है। आप कहां से हो, क्या करेगा भाई जान के? आप कहां से हो, है ना? घर जाएगा उसके मिलने, है? इधर देख भाई। ठीक है बेटा, बात सही गलत की है, यहां बेइज्जती और उसकी तो है ही नहीं। आप पेरेंट्स के पैसे कैसे वेस्ट कर रहे हो, देखो। A special membrane structure is mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into cell. These extensions are vesicles, tubules. Extension समझ में आता है, इनफोल्डिंग। एक्सटेंशन मतलब इनफोल्डिंग, ठीक है, क्लियर है। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, देखो एक्सटेंशन दो तरीके की हो सकती हैं, एक अंदर की तरफ हो सकती है, एक बाहर की तरफ हो सकती है। पर मुझे कैसे पता अंदर की तरफ है? ये देखो, एनसीईआरटी ने यहां लिखा हुआ है इस वाले को, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा हुआ है एक्सटेंशंस के बारे में, ठीक है, एक्सटेंशंस के बारे में यहां लिखा हुआ। अब एक कहेगा सर आपको कैसे पता? बेटा इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते यही पता हुआ है कि एनसीईआरटी में कहां क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये लिखा हुआ, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम, ठीक है, लिखा है इनफोल्डिंग। मैं इसलिए इनफोल्डिंग लिखता हुआ चलता हूं, इसलिए कह रहा हूं। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। इसको देखो क्या करते हैं मीजोजोम।
मीजोजोम क्या करते हैं, देखो क्या लिखा है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, पहला रोल सेल वॉल फॉर्मेशन पहला, डीएनए रेप्लिकेशन दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल को डिवाइड करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसके लिए, ये चीज यहां तक समझ में आया। हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे चलते हैं। अब मीजोजोम के बाद हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना है जो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होता है। सबसे पहले बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर की समानता और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्रोमेटोफोर कहां मिलते हैं, सबसे पहले ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, सिर्फ आपको साइनोबैक्टीरिया में मिलेंगे। पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से, मीजोजोम थोड़ी इनफोल्डिंग थी, थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी, ये अच्छा खासा इनफोल्डिंग होती है, इन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर की फुल फॉर्म सुनो ध्यान से, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और फोल्डिंग होती है, उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमा का मतलब है कलर, क्रोमा वर्ड का क्या मतलब है, कलर, क्रोमा। फोर का मतलब है बियरिंग, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर। अब कलर जब हम बात करते हैं लिविंग सिस्टम में, वो पिगमेंट से आता है, तो कलर का मतलब पिगमेंट, तो यहां पर पिगमेंट लगे होंगे, यहां पर क्या लगे हो सकते हैं, पिगमेंट, क्लोरोफिल लगा हो सकता है। तो क्रोमेटोफोर क्या है, पहले पॉइंट देखो, ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्या है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट इज इनफोल्डिंग, इट इज इनफोल्डिंग, ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बियर पिगमेंट्स, इस पर क्या लगे होते हैं, पिगमेंट्स, सिमिलर टू थाइलाकॉइड, जैसा हमने क्या पढ़ा था, थाइलाकॉइड पढ़ा था। अब यहां पर सवाल आता है, जो बच्चे बड़ा पूछते हैं हमसे ऑफलाइन कोचिंग में, कहते हैं सर मीजोजोम और क्रोमेटोफोर में क्लियर कट अंतर बताओ। ऐसे नहीं मानेंगे हम, मैं कहा रुक जा बेटा बताता हूं। मीजोजोम और क्रोमेटोफोर में क्लियर कट अंतर बताओ, ऐसे बोलते हैं वो। हम कहते हैं रुक जा बेटा भी बताते हैं, थोड़ा इसको सही कर दें। देखो मीजोजोम जो है वो ग्राम पॉजिटिव में मिलते हैं, ठीक है, और वो मैनी बैक्टीरिया में मिल जाते हैं, काफी बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये मिलते हैं ग्राम नेगेटिव में, उसमें भी ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में भी सिर्फ किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। इनका काम रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, और क्या है बेटा, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, इस तरीके के रोल हैं। इनका काम फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं ये पिगमेंट कौन से हैं, कौन सा पिगमेंट है, आप कहोगे सर क्लोरोफिल है क्या, बिल्कुल होता है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है बेटा। पिगमेंट मेरे पास क्लोरोफिल ए होता है इस पे, क्रोमेटोफोर पे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रोमेटोफोर के पिगमेंट का नाम बताओ, आप कह सकते हो क्लोरोफिल ए होता है। अब ये कहां लिखा है, फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे। किसमें जाएंगे, चैप्टर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे और वहां पर पेज नंबर 19 पर जो यू बैक्टीरिया लिखा है उसकी चौथी या पांचवी लाइन का आखिरी या पहला शब्द देखेंगे और कहेंगे हां सर क्लोरोफिल ए लिखा है। क्लियर है, हाँ। ठीक है बेटा, ठीक है, डन है।
तो आपको क्रोमेटोफोर और मीजोजोम में फर्क समझ में आना चाहिए। मीजोजोम सिर्फ किस में मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में, और सॉरी आपके ग्राम पॉजिटिव में मिलते हैं और ग्राम नेगेटिव में होते हैं, पर बहुत वेल डेवलप नहीं होते। लेकिन क्रोमेटोफोर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, उसमें पिगमेंट होते हैं। कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, आ जाओ भाई। इसका मतलब हमें मीजोजोम के बारे में भी जानना है, तो जान लेते हैं। ये रहा, देखो एनसीईआरटी कहती है इन सम प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स नहीं, लाइक साइनोबैक्टीरिया देर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है इनटू साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ, उन्हें क्रोमेटोफोर कह रहे हैं, जिन पर पिगमेंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको आगे की कहानी सुनाई जाएगी हमारी जुबानी, ठीक है? तो क्या सबने लिख लिया? आ जाओ, न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे, जल्दी करो भाई, जो लिख रहे हैं साथ के साथ। हाँ, एनसीईआरटी खोल के रखो और पढ़ते रहो। हाँ बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। पीवाईक्यू में स्टेट एग्जाम्स जब होते थे, क्वेश्चन आता था, एक स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता है बैक्टीरिया में। वो होता था आपका कौन? मीजोजोम, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन होती है। एक क्वेश्चन आता था कि थाइलाकॉइड जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है क्या बैक्टीरिया में? वो क्रोमेटोफोर होते हैं, क्योंकि थाइलाकॉइड पे पिगमेंट लगे होते हैं ना, ऐसे ही क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट लगे होते हैं। अब मुझे बताओ क्रोमेटोफोर कौन सा रिएक्शन कराएगा, लाइट या डार्क? आप कहोगे सर लाइट रिएक्शन, क्योंकि पिगमेंट लगे हैं। हाँ, तो क्या हमें सारा याद हो रहा है? मीजोजोम की शेप, ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिली, क्या हमें सारा साथ के साथ याद हो रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, लूज स्लाइम, थिक कैप्सूल, टफ, सही है। सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेनिसिलिन उसे बनने नहीं देती, थिक होगी ग्राम पॉजिटिव, थिन होगी ग्राम नेगेटिव। सेल एनवलप में तीनों लेयर आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ रही है, याद आ रही है? फ्लैजिला, 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरिया में, क्या वो नॉर्मल यूकैरियोट जैसा होता? नहीं, क्लियर है? फ्लैजिला अगर ना हो ग्रुप, साइनोबैक्टीरिया, कोकस, माइकोप्लाज्मा, क्लियर है? ये चीज याद आ रही है बात? ठीक है। पिलाई शेप ट्यूबुलर, फिम्ब्रियाई ब्रिशल शेप, फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में काम आती है, मिजोजोम अंदर की तरफ फोल्डिंग। 5 रोल लिखे हैं, शेप हमने पढ़ ली, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, है ना? और भूल गया मैं? नहीं, याद करो, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन। क्रोमेटोफोर क्या है? वो भी फोल्डिंग है। अलग कैसे? सिर्फ साइनोबैक्टीरिया मिलती है। क्या मिलते हैं? पिगमेंट। कौन सा मिल सकता है? क्लोरोफिल ए मिल सकता है। क्लियर है? मुझे लग रहा है याद हो रहा है साथ के साथ। हां, दिक्कत यह है बेटा, जब मैं आपको माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, तो उसमें मुझे सेल की डिटेल की जरूरत पड़ेगी ना। मैं आपको कहूंगा ये नहीं मिलता, तो आपको पता होना चाहिए क्या मिलता है। मान लो मैं कहूंगा मीजोजोम्स आर एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, याद कर लोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, पर होता क्या मीजोजोम, देख तो लो। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मली एस फेज में होती है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में फेजेस नहीं बनाते। वहां पर जो काम स्पिंडल फाइबर कर रहे थे, वैसा मिलता जुलता काम कौन करता है? मीजोजोम करता है, अटैचमेंट का। हाँ, कैन वी से दैट मीजोजोम एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव? कह सकते हैं बेटा। कुछ एडिशनल साउंड आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा। वो एक्चुअल में जैकेट में से आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, आप बचपन से क्या क्या पढ़ते हो, सुन लो ध्यान से, इधर देखो सारे। ये जो धागा है, ध्यान से देखें भाई, ऐसा एक धागे को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। डीएनए कितने धागे होते हैं? 2। ध्यान से देखते चलना मैं क्या क्या बता रहा हूं। डीएनए में 2 धागे हैं, इसीलिए इसे हम डबल स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है,
अब मुझे बताना, ये वाला डीएनए जो मैंने यहां बनाया, ये वाला, और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इस डीएनए में क्या फर्क है? ये डबल स्ट्रैंड है, हां सर ये भी डबल स्ट्रैंड है, 2 धागे इसमें भी दिख रहे हैं। फर्क क्या है? इसके एंड्स नहीं जुड़े हुए, एंड नहीं जुड़े हुए, इसे लीनियर कहते हैं। इसके एंड्स जुड़े हुए हैं, इसे सर्कुलर कहते हैं। ये मेरे पास प्रोकैरियोट्स में होता है ऐसा डीएनए, प्रोकैरियोट्स में होता है। ऐसा डीएनए किस में होता है? यूकैरियोट्स में। यही डीएनए जाकर, अगर ह्यूमन सेल का होगा तो यही डीएनए जाकर आगे 46 क्रोमोसोम बनाएगा। ऐसे कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46। कितने बनाएगा? 46 क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, सुन लो ध्यान से। और ये एक सिंगल, ये कंडेंस नहीं होता, इसे हम सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं। समझते चलो। आपके पास, ध्यान सुनेंगे, न्यूक्लियोइड समझाने जा रहा हूं पर उससे पहले कुछ बेसिक समझो। डीएनए मेरे पास अगर उसके एंड्स जुड़े हुए नहीं है तो उसे लीनियर कहते हैं। डबल स्ट्रैंड है, ये भी डबल स्ट्रैंड है और ये सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब उसके एंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, यूकैरियोट में अगर ये ह्यूमन का डीएनए है तो ये 46 क्रोमोसोम कंडेंस होके बनाता है एक डीएनए। यहां पर क्या होता है, पहली बात तो ये कंडेंस नहीं होता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई माइटोसिस नहीं होती बैक्टीरिया में, कंडेंस नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है बेटा, देखो कंडेंस नहीं होता, ये सिंगल क्रोमोसोम ही कंसीडर करते हैं इसे। तो मैं अगर आपको ये कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको ये कहूं व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एग्जैक्टली क्या होता है समझे ध्यान से। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया का डीएनए है, ये रहा, दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है समझना ध्यान से। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया का डीएनए जो कैसा है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे हैं उसमें, डबल स्ट्रैंडेड है बैक्टीरिया का डीएनए, कोई कवर नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब इसके बाहर कोई न्यूक्लियस जैसी मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन। इसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के लिए दिमाग में बिठाओ आपका, हमारे पास ध्यान से सुनेंगे बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया का डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया का डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो डीएनए है इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। पहला, इस पर सारी जरूरी जीन प्रेजेंट होती हैं। सारी जरूरी जीन का क्या मतलब हुआ, सुनो। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे कहूं कि आपकी गाड़ी में, आप मान लो आपके पास गाड़ी हो, ऐसा तो शायद अभी नहीं है वैसे, मान लो अगर हो, आपकी अपनी कह रहा हूं, पापा मम्मी की नहीं, आपकी अपनी हो कोई गाड़ी जिसमें टायर जो है, टायर इज अ असेंशियल और असेसरी। असेंशियल मतलब जरूरी, स्टीयरिंग असेंशियल जरूरी चीज है, लेकिन उसमें स्टीरियो जरूरी नहीं है भाई, बिना स्टीरियो के चला ले, स्टीरियो के बिना तो चल जाएगी गाड़ी, बिना हैंडल के तो चलेगी नहीं, स्टीयरिंग है ना, उसके बिना नहीं चलेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियोइड को जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं क्योंकि सारी जरूरी जीन न्यूक्लियोइड पर होती है। सही है, सारी जरूरी जीन जो सेल को चाहिए। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए। इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं एज ऑल असेंशियल जीन इज प्रेजेंट ऑन दिस डीएनए। अब उसके फीचर देखो क्या है, मैं फीचर यहां भी लिख चुका हूं, फिर लिखूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, फीचर देखो क्या है। फीचर, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है, सर्कुलर है। इसको कितना क्रोमोसोम मानते हैं, सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। इसे डिप्लॉइड नहीं लेते, हैप्लॉइड लेते हैं।
जिसको डाउट हो कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्यों लेते हैं, जाना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक में, जहां पर आपको शायद 4th-5th पेज में नीचे की तरफ लिखा हुआ है मोनोरा हैप्लॉयड होता है, आपको यह भी मिल जाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। इसके डीएनए के साथ एक प्रोटीन होती है हिस्टोन्स, जो यूकैरियोट में होती है। हिस्टोन क्या होती है बेटा, मेरी बात सुनो। एक खास तरह की प्रोटीन होती है यूकैरियोट्स पर, जिस पे डीएनए को लपेटा जाता है, उन्हें हिस्टोन्स बोला जाता है। वो हिस्टोन किस में मिलती है, यूकैरियोट्स में मिलती है। यहां पर मेरे पास हिस्टोन्स नहीं है, यहां क्या है, नो हिस्टोन्स, यहां हिस्टोन्स नहीं है बेटा, उसकी जगह अदर प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो हेल्प करती हैं। कुछ आया समझ? अदर प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनेंगे, देखो मेरी बात देखो। डीएनए काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको कम जगह में रखना पड़ता है, तो उसे पैकिंग करनी पड़ती है। पैकिंग करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है, पैक करना पड़ता है। पैकिंग करते वक्त यूकैरियोट में एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, उन पे लपेटते हैं। प्रोकैरियोट में दूसरी प्रोटीन होती है, उनका नाम पॉलीअमीन्स होता है। नाम नहीं करना, बस इतना याद करो। क्या ये समझ में आया? हसन ठीक है बेटा, पढ़ाई कर, मैंने तेरी बात देख ली है, पढ़ाई कर, अच्छा कर। हमारा हमेशा बच्चों के लिए एक ही एडवाइस रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या खो रहे हो, ठीक है ना, और क्या खो दोगे जीवन में। ये बहुत मुश्किल बात होती है अभी समझना, ये तभी समझ आता है जब आप खो चुके होते हो, है ना। ठीक है, शायरी बन गई, पर नहीं, आ जाओ, बताओ भाई, सारा समझ यहां तक जल्दी बता दो। हाँ बेटा, असेंशियल बताया ना तेरे को बेटा, एसेंशियल बता मुझे। एसेंशियल गाड़ी है, गाड़ी में स्टीयरिंग जरूरी चीज होती है, तो किसी भी सेल की सारी जरूरी जीन उसके न्यूक्लियोइड पे लगाते हैं। जरूरी मतलब सेल वॉल बनाना है। आज मुझे क्यों बता, सेल को जिंदा रहने के लिए ग्लाइकोलिसिस कराना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस के लिए कितने एंजाइम चाहिए, 10। उस एंजाइम की जीन किस पर होनी चाहिए, मेन डीएनए पर। एडिशनल जीन, एडिशनल मतलब स्पेशल फंक्शन, वो कहीं और होती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है? पता है क्या होता है, हम कई बार ऐसा फील करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है। नहीं, डबल धागे ही होते हैं, पर सर्कुलर डीएनए होता है। अकेला डीएनए होता है विदाउट मेम्ब्रेन। डीएनए जो होता है उसमें प्रोटीन्स होती है, पर हिस्टोन्स नहीं होती। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया है, जिसके अकॉर्डिंग, और ये सही बात भी है, कुछ आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन्स होते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया में। ये हम पढ़ेंगे जब आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। पॉलीअमीन्स नाम था बैक्टीरिया की प्रोटीन का, आएगा नहीं पर नाम। ठीक है बेटा, सीलिया और फिम्ब्रियाई में फर्क होता है। सीलिया सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, फिम्ब्रियाई प्रोकैरियोट्स में मिलता है। सीलिया क्या करता है, सेल को चलाने के काम आता है। फिम्ब्रियाई सिर्फ अटैचमेंट के लिए है। ठीक है, सर्वेश सर कैसे हैं बेटा? मैं तो सर्वेश सर से मेरी बात नहीं हुई कल, आप बताओ, आपको पता होगा, कल क्लास नहीं हुई मैंने सुना, शायद उनकी हो सकता है तबीयत खराब हो रही हो, है ना। हाँ, आजकल थोड़ा कोविड भी चल रहा है, पर शायद ठीक है वो, ऐसा पता चलेगा आपको, है ना। आज अगर क्लास होती है तो होनी भी चाहिए, मेरे को लग रहा है, नहीं तो मैसेज आता ग्रुप में, पता चल जाता हमें। ठीक है, हाँ बेटा देखो, आओ इधर आओ। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, फीचर देख लो बेटा न्यूक्लियोइड के। न्यूक्लियोइड बता दिया, ठीक है, क्लियर है। मेरे पास सारे बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अब आओ जरा ये कहानी देखो, न्यूक्लियोइड बताया आपको, देखो इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना।
ध्यान से देखना। अब हम क्या देख रहे हैं, हम एक एडिशनल डीएनए देखते हैं जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। उससे थोड़ा सा क्लियर होगा बात। मैंने सेल बना दिया, देखो इधर देखो बेटा, मैंने ये सेल बना दिया। इस सेल में मेरे पास ये न्यूक्लियोइड है। दिस डीएनए इज न्यूक्लियोइड, दिस डीएनए इज न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एडिशनल सर्कुलर डीएनए भी है, ये अलग से होता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। अब देखो मेरी बात सुनो, सोच के बताना मुझे आपको समझ आई कि नहीं। इसको मैं क्रोमोजोमल कहता हूं। इसको क्या कहता हूं? क्रोमोजोमल। तो ये इसके अलावा है प्लाज्मिड। मुझे बताओ, प्लाज्मिड इसके अलावा है। देखो, दिस इज क्रोमोजोम, दिस इज क्रोमोजोम, तो दिस शुड बी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल का मतलब हो गया बिना क्रोमोजोम के, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। तो आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए, यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। पहला, मेरे पास सभी बैक्टीरिया में, सबसे पहले पहली बात सुनो ध्यान से, मुझे एक चीज बताना। मैंने कहा कि टायर गाड़ी का एसेंशियल है, स्टीयरिंग एसेंशियल है, फिर कुछ गाड़ी में जो होते हैं स्पेशल चीजें लगी रहती हैं, जैसे मान लो ग्लास रखने के लिए अलग से कुछ लगा हुआ है, ऐसी कुछ एडिशनल चीजें लगी हुई हैं। एयर बैग होते हैं, चलो एयर बैग तो एसेंशियल हो गया। कुछ और चीजें होती हैं, मान लो लाइट्स होती हैं एक्स्ट्रा, है ना, ऐसा कुछ है, उसे असेसरी बोलेंगे ना। असेसरी मतलब एडिशनल चीजें। क्या वो हमें हमेशा चाहिए? नहीं, स्पेशल फीचर देता है। स्पेशल फीचर समझ आता है? गाना सुन सकते हैं, चलती हुई गाड़ी में ग्लास रखने की जगह एक बना रखी होती है सीट के बीच में, ऐसे पीछे तकिया लगाने के लिए जगह होती है, ऐसे कर करके एडिशनल चीजें देते हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी बैक्टीरिया में सारी जरूरी जीन इस पर होती हैं, एडिशनल जीन इस पर होती हैं। अब मुझे बताओ, क्या सारी गाड़ी में वो सारी एसेसरी होती है? नहीं। तो पहला पॉइंट आपको यह समझ में आ गया कि प्लाज्मिड नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, क्योंकि एडिशनल है ना, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही लग रही है। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल है। एडिशनल चीज सारे बैक्टीरिया में नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो मुझे यह समझ में आ गया, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। दूसरी बात, ये क्रोमोजोम इसको कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। तो प्लाज्मिड के 4 फीचर आपको पता होने चाहिए। पहला, सबसे पहला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, मेन क्रोमोजोम के अलावा है। दूसरा, किसी भी डीएनए को कॉपी बनाने के लिए एक सीक्वेंस होता है, उसे ओरिजिन कहते हैं, तभी उसकी कॉपी बनती है। ये ओरिजिन प्लाज्मिड पर भी होता है, मतलब तभी प्लाज्मिड अपनी कॉपी बना सकता है। ओरिजिन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। अभी नहीं पता तो छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो कि ये अपनी कॉपी अलग बना सकता है। अपनी कॉपी अलग बनाने का मतलब क्या हुआ? ये न्यूक्लियोइड डिवाइड करे ना करे कोई मतलब नहीं, प्लाज्मिड खुद की कॉपी बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसमें भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसा देखो, सर्कुलर डीएनए है, ऐसा ही इस तरीके का सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड छोटा होता है बेटा न्यूक्लियोइड से, पर होता इसका भी सर्कुलर डीएनए है। तो डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। अब जरा कंपैरिजन लो दोनों का। इसको क्रोमोजोमल कह रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कह रहे हैं। इस पे ऑल एसेंशियल जीन है, इस पे क्या है? ऑल एसेंशियल जीन है। इस पर एडिशनल जीन है। एडिशनल समझ में आता है? एडिशनल जीन है। अगर उस पर सारी जरूरी जीन है तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया सेल, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स हम नहीं लिख पाते, बेटा यही तो नोट्स हैं, यही है नोट्स, यही तेरे मेन नोट्स है, इन्हीं से होगा सिलेक्शन। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया सेल, प्रेजेंट इन सम सेल्स, सम बैक्टीरिया सेल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें सिमिलैरिटी बताओ, समानता बताओ, सिमिलैरिटी भी है क्या दोनों में?
सिमिलरिटी है कुछ, तो हम कहेंगे हां सर है। पहला, दोनों डबल स्ट्रैंडेड हैं, सर्कुलर हैं। सर्कुलर समझ में आता है? सर्कुलर है और ओरिजिन है उनके पास। क्या समझ में आया कि नहीं बताओ? चैट में चैटे कर दो, जैसा तुम कर देते हो चैटे टाइप से कर दो वो, कोई बात नहीं। कुछ अगर नहीं आया तो मैं भी प्लाज्मिड के बारे में और बताऊंगा, पर क्या बेसिक समझ में आ गया? कहां गए? हाँ, बेसिक समझ में आ गया? हाँ, ओरिजिन वो जगह होती, मेरी बात सुनो, किसी भी डीएनए को डबल होने के लिए उस पर एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब AUGGC ATGGC करके ऐसे एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को ओरिजिन कहते हैं, बिना उसके कॉपी नहीं बन सकती। ये डिफरेंस है, ये समानता है। हां, क्या प्लाज्मिड सारे सेल में होगा? खुद बताओ। नहीं होगा, असेसरी है। क्या डीएनए न्यूक्लियोइड सब में होगा? यस होगा। ठीक है, क्लियर है? नंबर, हां, इसका सिंगल नंबर होता है, इनके नंबर वेरी करते हैं। प्लाज्मिड का क्या करता है? नंबर वेरी करता है, और इसका सिंगल होता है, न्यूक्लियोइड तो एक ही होता है। ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब हो गया? मेरी बात सुन, ध्यान से सुनिए बेटा। मान ले किचन में खाना बनता है तुम्हारे घर में, तुमने क्या किया, रूम में एक वो ले आए तुम, इंडक्शन, है ना? तो किचन में जब गैस जलती है तभी खाना बनता है, लेकिन तुम इंडक्शन से जब मर्जी कुछ भी बना रहे हो। तो प्लाज्मिड के पास खुद का ओरिजिन है, इंडक्शन है, खुद की कॉपी बना रहा है। और न्यूक्लियोइड क्या उसके पास है, लेकिन वो अपना जब सेल डिवाइड करता है तभी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन चाहिए, है ना? हां, अब ये प्लाज्मिड किस किस में होता है बताओ? हाँ, वो भी देखते हैं। उसके लिए हम टाइप ऑफ प्लाज्मिड देखेंगे। सीलिया फ्लैजिला में, सीलिया फ्लैजिला बेटा मेरी बात सुन, यूकैरियोट्स में सीलिया फ्लैजिला दोनों होते हैं, प्रोकैरियोट में फ्लैजिला होता है, सीलिया नहीं होता। उसके अलावा प्रोकैरियोट में एडिशनल स्ट्रक्चर फिम्ब्रियाई और पिलाई होते हैं। यूकैरियोट के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से अलग होता है। क्या यह समझ में आ रहा है? हां, सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। चलो आ जाओ जरा, प्लाज्मिड की टाइप बता दूं आपको फटाफट से। भाई टाइप ऑफ प्लाज्मिड आप कहां पढ़ोगे? बायोटेक में पढ़ोगे, और वहां पर आपको पढ़ाए जाएंगे कुछ प्लाज्मिड के टाइप। सबसे पहले कुछ मैं बता देता हूं। एक होता है, मान लो आपके पास आर प्लाज्मिड, ये आप बायोटेक में पढ़ोगे। आर प्लाज्मिड का क्या मतलब है? देखो भाई, ये देखो ध्यान से, सारे ध्यान से देखेंगे। देखो इधर, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड है। मैंने इस बैक्टीरिया पर एक एंटीबायोटिक डाला जिसका नाम एम्पीसिलिन है। एम्पीसिलिन क्या कर रहा है? इसको किल कर रहा है, किल कर रहा है इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन मार देता है। लेकिन आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पर ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड पर एक जीन लगी हुई है, ये जीन इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती है। क्या देती है? एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस। अब जिस बच्चे को नहीं पता व्हाट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक केमिकल होते हैं, ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? किल कर रहा है बैक्टीरिया को। यहां पर क्या है बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे दिया। तो इस वाले प्लाज्मिड का एक नाम रखा जाता है आर प्लाज्मिड। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो आपने समझा एडिशनल रोल क्या दिया? देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। पहली बात, ये आर प्लाज्मिड इसमें नहीं है, इसमें है। इसने इसको स्पेशल फीचर दे दिया कि नहीं? क्या स्पेशल फीचर दिया? कि ये एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में नहीं मरेगा।
तो आर प्लाज्मिड का क्या मतलब है, दिमाग लगाएंगे। आर प्लाज्मिड मींस दिस प्लाज्मिड, इसको बायोटेक में यूज करते हैं। गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस मतलब हमारे को एक तरीके से क्या देगा, प्रतिरोधक क्षमता देगा। बैक्टीरिया को देगा, मुझे नहीं, टू बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो क्या आपको आर प्लाज्मिड समझ में आया? आर प्लाज्मिड आया कि नहीं समझ में? तो हमारे पास पहला प्लाज्मिड जो आपके सिलेबस में है वो आर प्लाज्मिड है डेफिनेटली। ये पहला प्लाज्मिड हो गया, आई समझ? हां सही है। क्लियर? सही है, ठीक है। इसको बायोटेक में यूज करते हैं। इसको कहां यूज करते हैं? यूज इन बायोटेक। इस प्लाज्मिड को कहां यूज करते हैं? बायोटेक में यूज करते हैं। वो तो एडिशनल चीज हो गई। जरा एक और प्लाज्मिड देखो, ये शायद आपने ये भी सुना है बायोटेक में, टीआई प्लाज्मिड। ये एक बैक्टीरिया है, एक काफी बड़ा बैक्टीरिया है। इसके अंदर ये प्लाज्मिड है जो इस रूट के सेल में, ये किसकी रूट है? टोबैको प्लांट की। दिस प्लांट इज टोबैको, तंबाकू का प्लांट है, ये उसकी रूट है। तो ये जो प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया से निकल के रूट के सेल में चला जाता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम देखो क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम नाम है, पूरा नाम ट्यूमीफेसियन। ट्यूमीफेसियन। तो मेरे पास ये जो है इसका नाम एग्रोबैक्टीरियम है, ध्यान देंगे। एग्रोबैक्टीरियम है, टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। और यहां टोबैको प्लांट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, ध्यान सुनो। ये इसके अंदर ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर का मतलब क्या होगा? इस टोबैको प्लांट की जो रूट है यहां ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर समझ में आता है, काफी सारे सेल्स ऐसे बना देगा। तो ये ट्यूमर बन गया। ट्यूमर क्या होता है? सेल्स की ग्रोथ हो गई। तो यहां क्या बन गया? ट्यूमर बन गया। इसीलिए इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसको भी बायोटेक में यूज करते हैं। तो स्पेशल फीचर दे रहा है कि नहीं? सुनिए फिर से देखें। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। इसका ये जो प्लाज्मिड है ये टोबैको प्लांट में जाकर सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है। उससे वो सेल में क्या बन रहा है? ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? खूब सारे सेल बन जाएंगे। और वो क्या होगा? ट्यूमर जो है वो इस बैक्टीरिया के लिए कुछ खाने की चीजें बनाएगा। इसलिए बैक्टीरिया उसमें ट्यूमर करा रहा है। अगर पूछो ट्यूमर उसे मन कर रहा है ट्यूमर कराने का? नहीं, उसमें कुछ खाने पीने की चीजें उसके लिए न्यूट्रिशन बनवा रहा है। क्लियर है? क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, एडिशनल फीचर मतलब स्पेशल फीचर, एडिशनल फीचर एक ही बात होती है बेटा। ट्यूमर का मतलब होता है सेल्स की ग्रोथ होना। आपको ट्यूमर का नाम नहीं पढ़ना प्लांट में, है ना। उसे क्राउन गॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल। हाँ, नहीं समझ आया? भारती चौहान पिटाई खाएगी बेटा तू। क्या नहीं समझ में आया? पहला, बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। इसके अंदर प्लाज्मिड है। क्या फीचर दे रहा है बैक्टीरिया को? कि तू जा भाई प्लाज्मिड दूसरे सेल में जा, वहां जाके उस सेल को ज्यादा डिवाइड करा और उस सेल से मेरे लिए कुछ बनवा। तो उस सेल की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? ट्यूमर। प्लाज्मिड का नाम क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, शॉर्ट में टीआई प्लाज्मिड लिख रहे हैं। रिपीट कर दिया मैंने। बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं। तो दो तरह के प्लाज्मिड बताए, आर प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। एक और देखो। हाँ, सर ने खाना नहीं खाया अभी बेटा, मिला नहीं अभी से ना। हाँ, सुबह उसका भी रिकॉर्ड कर रहे थे आज, यकीन मन का। कल लेट हो गया, नहीं कर पाए थे। देखो भाई एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड क्या होता है? एफ की फुल फॉर्म होती है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कैसे, लास्ट 2-4 मिनट बता रहा हूं बस, फिर ऑफ करेंगे क्लास को आपके लिए।
देखो कैसे, ये प्लाज्मिड है, ये भी, ये दो बैक्टीरिया है, सुन लो ध्यान से, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये मेरे पास एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है जिसका नाम है एफ प्लाज्मिड। इसकी वजह से बैक्टीरिया पे एक बड़े साइज के पिलाई बनते हैं जिन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सेक्स पिलाई कहते हैं। ध्यान से सुने बेटा, अब सुनने बहुत ध्यान से। देखो एफ प्लाज्मिड कैसे काम करता है। ये एक बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस एफ प्लाज्मिड की कॉपी बना लेता है। मैंने कहा ना कॉपी बन सकती है, तो इस एफ प्लाज्मिड की उसने क्या करी, कॉपी बना ली। चलो कॉपी बना लेते हैं। तो ये एफ प्लाज्मिड की क्या बन गई, कॉपी बन गई, ऐसे कॉपी बन गई, ये दिख रहा है। और इस पर देखो एक स्पेशल फीचर आ रखा है जिसे हमने क्या नाम दिया है, पिलाई, सेक्स पिलाई का नाम दिया है ऐसे। अब जरा देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी ऐसे बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाएगा जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब उपलब्ध है, तो इसको कई बार मेल कह देते हैं, है ना, या एफ प्लस कह देते हैं। इसमें नहीं है तो इसको हमने क्या बोल दिया, फीमेल या एफ माइनस। अब देखो क्या होगा, ये प्लाज्मिड, ये वाला बैक्टीरिया इसके साथ एक कनेक्शन बना लेगा। क्या बना लेगा, एक कनेक्शन बना लेगा ऐसे, इस पिलाई की मदद से। ये जो पिलाई है इसकी मदद से एक ट्यूब बना लेगा, इस वाली पिलाई की मदद से। कौन बना लेगा भाई, ये वाला, ये वाला किसके साथ बना रहा है, इसके साथ। ध्यान से देखते चलो, और इसमें से किसी एक एफ प्लाज्मिड को यहां भेज देगा इसमें। इस ट्यूब को कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब का मतलब ये वो ट्यूब है जो सेक्स पिलाई से बनी है, जिससे इसका डीएनए इसमें आ जाता है। ये क्या प्रोसेस पढ़ना है, बेसिक समझो, सिर्फ बेसिक समझो। एक स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड होते हैं एफ प्लाज्मिड, ये रहे, इसकी वजह से सेक्स पिलाई बनती है, इसकी वजह से। जिसमें नहीं है प्लाज्मिड नहीं बनी। ये इस पिलाई की मदद से एक ट्यूब बनाता है इसके साथ, और अपना प्लाज्मिड इसको भेज देता है, किसको, एफ माइनस को। तो एफ प्लस वाला अपना प्लाज्मिड एफ माइनस वाले को भेजता है। इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वेरिएशन आती है। तो इसने अपना प्लाज्मिड यहां भेज दिया, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज रोल ऑफ एफ प्लाज्मिड, आप कहोगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। हीट ट्रांसफर, शाबाश, कौन मक्कार बच्चा है ये। क्या ये समझ में आया? एफ प्लाज्मिड एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है, उसकी वजह से सेक्स पिलाई बनते हैं। पिलाई ट्यूब बनाते हैं जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और ये प्लाज्मिड इसमें आ जाता है। मानसी देख बेटा, मैंने रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन। मैंने आपको टाइप ऑफ प्लाज्मिड कह रहा हूं। तो बैक्टीरिया की मेन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल लग्जरी है, एडिशनल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम गैमेट फ्यूज करते हैं। पर बैक्टीरिया में अगर क्या होता है, बाहर से डीएनए चला जाए एक बैक्टीरिया का दूसरे में, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड है उसमें एक फीचर बनता है सेक्स पिलाई, उसकी मदद से वो दूसरे के साथ कनेक्शन बनाता है जिसे ट्यूब कहते हैं, और इस प्लाज्मिड की कॉपी बना के वहां भेज देता है। ठीक है, ठीक, बहुत ही बढ़िया। ठीक, तो एफ प्लाज्मिड आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्लाज्मिड डिग्रेडेटिव। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने बायोटेक, किसी ने बायोटेक का चैप्टर सेकंड पढ़ा है, उसके फर्स्ट पेज पे एक टॉपिक, एक वर्ड लिखा है बायो रेमिडिएशन। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है। मेरी बात सुनो, आपको पता है ओशियन
ओशियन में पानी के जहाज होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? ऑयल स्पिल्स। पानी के जहाज क्या रिलीज करते हैं? ऑयल फैला देते हैं। हमने एक बैक्टीरिया बनाया, एक बैक्टीरिया लिया, उसमें एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड डाला है, इसका नाम डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड की मदद से क्या करेगा? बैक्टीरिया इस ऑयल स्पिल को तोड़ देता है, मतलब जो ऑयल रिलीज किया ना इस शिप ने, इसे तोड़ देता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, ये आर्टिफिशियली बनाया हमने, दिस प्लाज्मिड ऑयल स्पिल को रिमूव कर देते हैं। ऑयल जो फैल गया ना उसको रिमूव करते हैं। रिमूव समझ में आता है, उसको हटा देते हैं। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या करता है? इट इज प्रेजेंट इन, बैक्टीरिया का नाम सूडोमोनास, ये जीनस है, सूडोमोनास पुटीडा, प्यूटीडा नाम है, पुटीडा नहीं है, पुटीडा, सूडोमोनास पुटीडा, प्यूटीडा एक्चुअल में। इसमें एक खास तरह का प्लाज्मिड है। देखो आपको शायद ये पता नहीं है, आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो पानी के जहाज से होता है, क्योंकि हम लोग घिरे हुए हैं। पानी के जहाज का एक फिक्स रास्ता होता है, उधर से ही आता जाता है, वो ऑयल फैला देता है। हमने एक एक्स्ट्रा ऐसा बैक्टीरिया बनाया, हमने नहीं, एक इंडियन साइंटिस्ट थे एम चक्रवर्ती नाम से, उन्होंने बनाया। उन्होंने इस प्लाज्मिड को क्या रखा? डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड रखा। ये प्लाज्मिड क्या करता है? कुछ ऐसे एंजाइम बनाता है जिससे ऑयल स्पिल्स डाइजेस्ट हो जाती है। शानदार बात है ना ये। तो इसे कहते हैं पोल्यूशन कम कर दिया। अगर मैं कोई पोल्यूशन, मान लो आपके पास एक ऐसा पौधा है जो मिट्टी में से हार्मफुल मेटल आयंस को एब्जॉर्ब कर ले, इन चीजों को कहते हैं बायो रेमिडिएशन। ये आप कहां पढ़ोगे? ये अगर आपको नहीं पता तो मेरे कहने से कक्षा 12वीं का बायोटेक का चैप्टर 2 ओपन करना, उसमें स्टार्टिंग में ही ये वर्ड मिल जाएगा पहले पैराग्राफ में, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन होता है एक तरीके का, क्योंकि आपको क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा, आप फंस जाओगे। बायो रेमिडिएशन होता है हम एक तरीके से बायोलॉजिकली हार्मफुल केमिकल रिमूव करते हैं। बायोलॉजिकली क्या करते हैं? हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, है ना? समझ में आई? आप में से शायद बच्चों को पता नहीं है, पानी के जहाज का आने जाने के रास्ते फिक्स होते हैं, ऑयल फैलाते जाते हैं, वहां पानी की लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 एप्लीकेशन वाले में मिल गया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आज में हमने मोनोग्राम मैक्सिमम खत्म हो गया, तो देखते हैं, है ना? हो सकता है कल लेक्चर आ जाए, ध्यान रखना, ठीक है? संडे आ सकता है लेक्चर, है ना? सही है? हाँ, लेक्चर और कोविड कभी भी आ सकता है। चलो बाय। कह रहा ऑयल क्यों फैलाते हैं? पिटाई खाएगा। पोल्यूशन कर रहे हैं, हवा क्यों निकलती है उसमें से? जो एयर, पोल्यूटेड एयर निकलती नहीं है बेटा। चलो बाय।